हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर एन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो हमारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये हमारे इस ओवरऑल चैप्टर को समराइज करेंगे, जिसमें हम सारे चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हम ऑलरेडी अपने 5 चैप्टर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम आज का अपना न्यू लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें होगा ये हमारा बायो का सेकेंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज के लेक्चर का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट रिसेप्टर्स। हमें बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है रिसेप्टर्स के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट इसमें बोला गया है ए ऑप्शन में, गस्टेटरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट टेस्ट वाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल। तो देखो, रिसेप्टर्स का काम क्या होता है, रिसेप्टर्स क्या करते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं चीजों को। कि जैसे जो हमारी आईज में है, आईज के अंदर हो गई हमारे रिसेप्टर्स, टंग के अंदर हमारे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो इसी तरीके से फर्स्ट हमसे बोला गया है गस्टेटरी रिसेप्टर डिटेक्ट टेस्ट। तो जो गस्टेटरी रिसेप्टर होते हैं वो टंग में प्रेजेंट होते हैं, और वो किस चीज में हेल्प करते हैं, टेस्ट को पता करने में। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स ये हमारे नोज में प्रेजेंट होते हैं, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्मेल को डिटेक्ट करने में। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गई, करेक्ट। आगे की भी हम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। बी में बोला गया है बोथ गस्टेटरी एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल। तो नहीं, क्योंकि गस्टेटरी का काम क्या होता है, टंग को डिटेक्ट करने, ओ सॉरी, टेस्ट को डिटेक्ट करने का। सी में बोला गया है ऑडिटरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल। ऑडिटरी जो रिसेप्टर है वो हमारा ईयर में प्रेजेंट होता है, जिसका काम होता है हियरिंग, यानी ये हमें सुनने में हेल्प करेगा। तो स्मेल की बात की गई है, तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत। डी में बोला गया है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट टेस्ट। नहीं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स का काम क्या होता है, ये नोज में प्रेजेंट होते हैं और ये स्मेल में हमें हेल्प करते हैं। तो टेस्ट का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी जो ऑप्शन ए है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या होगा, करेक्ट आंसर। सेकेंड है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल्स इन अ न्यूरॉन फ्रॉम। हमें बताना है कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो न्यूरॉन के अंदर किस पाथवे से फॉलो होता है, मतलब कौन कौन से जो हमारा न्यूरॉन है उसके पार्ट्स होते हैं, डेंड्राइट, एक्सोन, सेल बॉडी, एक्सोनल एंड। तो हमें यहाँ पे उसका सीरीज बताना है कि किस तरीके से एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स न्यूरॉन के अंदर ट्रेवल करता है। तो देखो, डेंड्राइट, एक्सोन, एक्सोनल एंड सेल बॉडी। बी में बोला गया है सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सोन और एक्सोनल एंड। सी में बोला गया है डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन और एक्सोनल एंड। और डी में है हमारे पास एक्सोनल एंड, एक्सोन, सेल बॉडी और डेंड्राइट। तो देखो, एक जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का दूसरा नाम क्या है, उसको हम नर्व इम्पल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये हम क्या करता है, सिग्नल ट्रांसमिट करता है एक नर्व के अंदर, यानी एक न्यूरॉन के अंदर। ये जो इम्पल्स होता है वो पहले रिसीव होता है, सबसे पहले कहाँ रिसीव होगा, डेंड्राइट्स पे ये हमें रिसीव होता है। देन डेंड्राइट से ये न्यूरॉन जो है वो कहाँ पे जाता है, सेल बॉडी पे जाता है। सेल बॉडी में जिसका दूसरा नाम क्या है, सोमा। देन ये एक्सोन की तरफ एंड ट्रेवल करता है, एक्सोन से होते हुए वो किसी दूसरे न्यूरॉन पर ट्रांसमिट होगा। अब देखो, यहाँ पे अगर हम देखें तो डेंड्राइट, डेंड्राइट के बाद सेल बॉडी, सेल बॉडी के बाद एक्सोन और एक्सोन के बाद जो एक्सोन का एंड होता है, अगर हम एक न्यूरॉन को ड्रॉ करें। तो ये जो न्यूरॉन में दिस रीजन, इसको क्या बोलते हैं, एक्सोनल एंड। ठीक है, अब हुआ क्या, सबसे पहले नर्व इम्पल्स कहाँ से आया, ये नर्व इम्पल्स है हमारा, मानो ये डेंड्राइट से आया, इसका नाम क्या है, डेंड्राइट। डेंड्राइट से होते हुए ये हो गई हमारी सेल बॉडी।
सेल बॉडी से होते हुए एक्सोन, और एक्सोन से कहाँ पे आएगा, एक्सोनल एंड। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट होगी या करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ साइनेप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम। एक साइनेप्स के अंदर जो केमिकल सिग्नल है वो किस तरीके से ट्रांसमिट होते हैं। तो देखो सबसे पहले साइनेप्स क्या होता है। साइनेप्स क्या होता है, साइनेप्स हमारा गैप होता है दो न्यूरॉन्स के बीच का। जैसे मानो एक न्यूरॉन हमारे पास ये है, दूसरा न्यूरॉन ये है, तो इसके बीच में ये जो गैप प्रेजेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। अब क्या बोला गया है कि एक साइनेप्स के अंदर किस तरीके से केमिकल सिग्नल ट्रांसमिट होता है, हमें वो बताना है। तो ए में हमें क्या बोला गया है, डेंड्राइटिक एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू एक्सोनल एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन, यानी एक न्यूरॉन के डेंड्राइटिक एंड से दूसरे न्यूरॉन के एक्सोनल एंड पे। डेंड्राइटिक हो गया स्टार्टिंग वाला, दिस वन, डेंड्राइटिक एंड से एक्सोनल एंड नहीं। साइनेप्स का काम क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, सो दिस वन, ये जो गैप प्रेजेंट है इसी को क्या बोला जाता है, साइनेप्स। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है कि डेंड्राइटिक एंड ऑफ वन न्यूरॉन, एक न्यूरॉन के डेंड्राइटिक एंड से दूसरे न्यूरॉन के एक्सोनल एंड पे, एक का स्टार्टिंग पॉइंट है और एक का एंडिंग पॉइंट है, इनके बीच के इसके थ्रू केमिकल सिग्नल ट्रांसपोर्ट होता है। तो नहीं, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया हमारा गलत। बी में बोला गया है एक्सोन टू सेल बॉडी ऑफ द सेम न्यूरॉन, सेम न्यूरॉन में एक्सोन से लेके उसकी सेल बॉडी पे अपोजिट हो रहा है, यानी ये भी ऑप्शन हमारा गलत हुआ। सी में हमसे बोला गया है सेल बॉडी टू एक्सोनल एंड ऑफ द सेम न्यूरॉन, सेम न्यूरॉन का कंडीशन ही नहीं आएगा क्योंकि साइनेप्स में हमेशा दो न्यूरॉन की बात की जाती है क्योंकि ये गैप होता है दो न्यूरॉन्स के बीच का। अब क्या बोला गया है डी ऑप्शन में, एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन, एक न्यूरॉन के एक्सोनल एंड से डेंड्राइटिक एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटिक एंड पे। तो देखो एक का एंडिंग पॉइंट एक का स्टार्टिंग पॉइंट, बीच के गैप को बोलते हैं साइनेप्स, और यहीं से हमारा केमिकल सिग्नल क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ रिफ्लेक्स आर्क। कौन सा हमारा इसमें करेक्ट सीक्वेंस है रिफ्लेक्स आर्क के लिए। तो देखो रिफ्लेक्स आर्क किस कंडीशन में होता है, रिफ्लेक्स आर्क होता है हमारा सडनली जैसे हम किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई मूवमेंट होती है जो हमारे लिए हार्मफुल होती है, उससे बचने के लिए जो हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है या जो भी एक्शन हमारी बॉडी लेती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या बताना है, करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि रिफ्लेक्स आर्क में क्या क्या सीक्वेंस होते हैं, किस तरीके से जो न्यूरॉन है वो वर्क करता है। तो देखो ए ऑप्शन में क्या बोला गया है, रिसेप्टर्स, मसल, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, देन स्पाइनल कॉर्ड। बी है हमारे पास रिसेप्टर्स, मोटर न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंसरी न्यूरॉन, देन मसल पे जाएगा। उसके बाद जो हमारा नर्व सिस्टम के अंदर सिग्नल है वो रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, देन मसल्स। एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा इसमें रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन और मसल। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा हमारा जो है वो करेक्ट सीक्वेंस है रिफ्लेक्स आर्क के लिए।
तो यहाँ पे जो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखो ऑप्शन नंबर डी क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो भी देखो जो भी सबसे पहले सिग्नल्स है, नर्व सिग्नल्स है, या जैसे हम किसी भी चीज को टच करेंगे, अगर वो चीज हॉट है यानी गर्म है तो उसे रिसेप्ट करेगा, उसको सेंस करेगा कौन? जो वहां पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। तो रिसेप्टर्स हमारे ए, बी, सी और डी चारों ऑप्शंस में है, ठीक है। अब रिसेप्टर्स जो है, रिसेप्ट करने के बाद उसमें से जो भी हमारे सेंस होंगे, चाहे वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हो, चाहे वो गस्टेटरी रिसेप्टर्स हो, वो क्या करेंगे? उसको सेंस करेंगे। और सेंस करने के लिए कौन से न्यूरॉन होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन करेंगे क्या? जो भी सिग्नल है वो रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन पर जाएगा, देन सेंसरी न्यूरॉन से, देखो सबसे पहले अगर यहाँ पे हम एक इमेज को ड्रॉ करें, तो ये हॉट ऑब्जेक्ट है। हॉट ऑब्जेक्ट में जैसे ही रिसेप्टर्स को क्या पता चला है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो हॉट है, वो अपने अंदर से इंफॉर्मेशन किसे भेजेगा? सेंसरी न्यूरॉन पे। देन सेंसरी न्यूरॉन से वो इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी? स्पाइनल कॉर्ड पे। स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल मिलेगा कि हमें हाथ हटाना है, तो जो मोटर न्यूरॉन है वो क्या करेगा? वो सिग्नल भेजेगा मसल्स पे। जो मसल्स है वो एज अ इफेक्टर का वर्क करेंगी और हम अपना हाथ को बचाने के लिए हॉट ऑब्जेक्ट से हाथ को हटा लेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द ब्रेन? हमें बताना है कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट है जो ब्रेन के लिए स्टेटमेंट ट्रू बोली गई है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला गया? द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज हाइंड ब्रेन। देखो ब्रेन के थ्री पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो इसमें ये बोला गया है कि जो हाइंड ब्रेन है वो कौन सा पार्ट है? थिंकिंग पार्ट होता है। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी? गलत। क्योंकि जो थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का, वो हाइंड ब्रेन ना हो करके कौन होता है हमारा इसमें? फोर ब्रेन। तो जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत हुई। सेकंड में बोला गया है सेंटर्स ऑफ हियरिंग, स्मेल, मेमोरी, साइट एटसेट्रा आर लोकेटेड इन फोर ब्रेन। हियरिंग यानी सुनने के लिए, स्मेल करने के लिए, मेमोरी किसी भी चीज को याद करने की क्षमता, साइट देखने की क्षमता, ये सब कहाँ लोकेटेड होती है? फोर ब्रेन में। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो हमारी करेक्ट है, क्योंकि फोर ब्रेन हमारा एक स्पेसिफिक रीजन होता है या सेंटर होता है जहाँ पे हमारी सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन क्या होती है? प्रोसेस होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी? करेक्ट। थर्ड पर आते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक सलाइवेशन, वॉमिटिंग, ब्लड प्रेशर आर कंट्रोल्ड बाय द मेडुला इन द हाइंड ब्रेन। क्या बोला गया है कि जो भी हमारी सलाइवेशन है यानी थूक का आना मुंह पे, वॉमिटिंग, उल्टी आना, ब्लड प्रेशर, ये सब कौन कंट्रोल करता है? हाइंड ब्रेन के अंदर मेडुला। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है? करेक्ट है, क्योंकि जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन है वो हाइंड ब्रेन के थ्रू ही कंट्रोल किए जाते हैं। यानी ऑप्शन ऑप्शन नहीं, स्टेटमेंट नंबर थर्ड भी क्या हो गया? करेक्ट। फोर्थ स्टेटमेंट पे आते हैं जिसमें बोला गया है सेरिब्रम डज नॉट कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। जो सेरिब्रम है वो कंट्रोल नहीं करता बॉडी के पोस्चर को और उसके बैलेंस को। तो यहाँ पे अगर नॉट नहीं लगा होता तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होती, लेकिन यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, इस वजह से ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई? गलत हो गई। क्योंकि सेरिबेलम का ही मेन काम होता है बॉडी के पोस्चर को और बैलेंस को मेंटेन करने का। यानी अगर हम इस फिफ्थ क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन की बात करें, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें सेकेंड और थर्ड दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारी? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय, अभी हमने देखा। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया था यहाँ पे फोर्थ पार्ट में, कि सेरिबेलम का ही मेन काम होता है कंट्रोल करने का पोस्चर और बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कि जो सेरिबेलम है वो बॉडी के पोस्चर और बैलेंस को कंट्रोल करता है।
7 क्वेश्चन है, मेंशन वन फंक्शन फॉर ईच ऑफ दीज हॉर्मोन्स। हमें इन सब हॉर्मोन्स की क्या करनी है, एक एक फंक्शन को मेंशन करना है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है इसमें, थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है, रेगुलेट्स करता है ये मेटाबॉलिज्म को। जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रही होती है उसको रेगुलेट करने का काम किसका है, थायरोक्सिन का। ठीक है, थायरोक्सिन क्या करता है, कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक रेट को, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए और फैट हो गए, इन सबको। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या होता है, ये ब्लड के शुगर लेवल को कम करने की में हेल्प करता है, लोअर ब्लड शुगर लेवल्स। सी है हमारे पास इसमें एड्रेनलिन। एड्रेनलिन का काम क्या होता है, ये फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहलाता है। मतलब ये हमारा उस कंडीशन में निकलता है जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, डेंजर में होते हैं। इस कंडीशन में हमारी हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये क्या करता है, ये बॉडी को प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट। डी है हमारे पास ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन नाम से पता चल रहा है इसका मेन काम क्या होगा, बॉडी के अंदर ग्रोथ कराने का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ई हमारे पास बोला गया है इसमें टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है, सबसे पहले ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये एक हमारा मेल हार्मोन है जो बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करने में हेल्प करता है, जैसे फेशियल हेयर हो गए, मेल्स के अंदर डीपर उनकी वॉइस हो गई, मसल्स के मास में इंक्रीजमेंट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 8, सिलेक्ट द मिसमैच पेयर। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ग्लैंड लिखा है, ग्लैंड के साथ उसका हार्मोन है, हमें इसमें से जो उसका मिसमैच पेयर है उसको सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट दे रखा है एड्रेनलिन पिट्यूटरी ग्लैंड, बी है टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस। तो देखो जो हमारा एड्रेनलिन हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से ना निकल के कौन सी ग्लैंड से निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। यानी फर्स्ट जो ऑप्शन है वही हमारा क्या हो गया, मिसमैच हो गया। बाकी के जो ऑप्शंस है वो क्या है हमारे करेक्ट, कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो मेल हार्मोन है, वो टेस्टिस से निकलता है। एस्ट्रोजन हमारा फीमेल हार्मोन है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज के थ्रू निकलता है। थायरोक्सिन हमारा हमारा थायराइड ग्लैंड से निकलता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। Question number 9. Label the parts A, B, C and D as show the direction of flow electrical signals in figure. तो सबसे पहले देखो ये जो डायग्राम हमारे पास गिवन है वो किसमें का है, ये जो हमारे पास फिगर है वो ये शो करता है कि रिफ्लेक्स आर्क कैसे बॉडी के अंदर होती है। तो ये एक हमारा रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम है, इसमें हमें ए बी सी और डी जो मेंशन है इनके नाम को बताना है, इनकी इनकी लेबलिंग करनी है। तो देखो सबसे पहले ये क्या है, ये है हमारा हॉट ऑब्जेक्ट। फिंगर्स में क्या प्रेजेंट होंगे हमारे इसमें, रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स जैसे ही सिग्नल को सेंस करते हैं तो वो कौन से न्यूरॉन के थ्रू जाता है, वो है सेंसरी न्यूरॉन। यानी ए जो है वो कौन सा न्यूरॉन हो जाएगा इसमें, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन से होने के बाद सिग्नल कहाँ पे आता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। देन स्पाइनल कॉर्ड से कौन से न्यूरॉन पे सिग्नल जाएगा, मोटर न्यूरॉन पर सिग्नल जाता है। मोटर न्यूरॉन अपने सिग्नल को इफेक्टर इफेक्टर यानी मसल्स के पास क्या करेंगे, सिग्नल को भेजेंगे ताकि क्या कर सके हम रिस्पॉन्स में अपने हाथ को हटा सकें। क्वेश्चन नंबर 10, लेबल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द फिगर। देखो अब हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, सबसे पहले
ये देखो, ये हमारी फिगर है। इस फिगर में हमें क्या करना है, लेबलिंग करनी है ग्लैंड्स की। तो सबसे पहले यहाँ पे ए बी सी और डी। तो ये जो हमारी ए है, कहाँ पर है, ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, ये देखो। दिस रीजन, ये कौन सी ग्लैंड होगी हमारी, ये होगी हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद, ये जो है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद यहाँ पे छोटी सी मटर के दाने की शेप में ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो है वो हमारी 10th क्लास के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमें बस इसमें इतना याद रखना है कि जो पीनियल ग्लैंड है वो ब्रेन के अंदर बहुत डीप में प्रेजेंट होती है, जो क्या रिलीज करती है, सिक्रिएट करती है मेलाटोनिन। ये मेलाटोनिन किसमें हेल्प करता है, हमारी स्लीप साइकिल को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। टू हेल्प इन मेंटेन स्लीप साइकिल। नेक्स्ट है हमारे पास सी। सी में क्या बोला गया है, जो सी हमारा हार्मोन, सॉरी ग्लैंड है, वो कौन सी है, वो हमारे नेक रीजन पे प्रेजेंट है, और इसका क्या नाम है, ये है हमारी थायराइड ग्लैंड। डी कहाँ पर प्रेजेंट है, डी ग्लैंड, यही जो थायराइड ग्लैंड है वो आगे जाकर के छोटे छोटे सब पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिन्हें हम बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है। ये जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो हमारी थायराइड ग्लैंड के पीछे डिवाइड होती है, कितने कितने नंबर्स में होती हैं, ये 4 स्मॉल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो क्या करती है, कैल्शियम लेवल को मेंटेन करती है ब्लड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज अ ट्रॉपिक मूवमेंट, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। हमें बताना है कि ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है और हमें उसे एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करना है। तो देखो, जो ट्रॉपिक मूवमेंट है वो एक डायरेक्शनल मूवमेंट है, प्लांट के अंदर देखने को मिलेगी। अब जो ये ट्रॉपिज्म है वो दो तरीके के भी हो सकते हैं, फोटो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म और नेगेटिव ट्रॉपिज्म। ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट जो मेनली होती है वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। ठीक है। अगर हम एक इसका एग्जांपल लें तो एग्जांपल में हमारा फोटोट्रॉपिज्म जो मूवमेंट होगी वो किसके अलोंग होगी, हमारी लाइट के अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिखेंगे, व्हाट इज ट्रॉपिक मूवमेंट। तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या हो गया हमारा, फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म मतलब विच इज द मूवमेंट, which is the movement in response to in response to लाइट, जो लाइट की रिस्पॉन्स में हमें देखने को मिली। अब ये जो हमारे ट्रॉपिज्म है, ट्रॉपिक मूवमेंट में जो हमारे ट्रॉपिज्म है वो कई तरीके के हैं, जैसे जियोट्रॉपिज्म, ऐसी मूवमेंट जो ग्रेविटी के अलोंग हो। हाइड्रोट्रॉपिज्म, ऐसी मूवमेंट जो वाटर के अलोंग हो। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें कीमोट्रॉपिज्म, ऐसे मूवमेंट जो केमिकल के अलोंग हो। तो ये सारे क्या है, ये सारे मूवमेंट्स है, ट्रॉपिज्म है, जो हमें किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 12, ड्वार्फिज्म रिजल्ट ड्यू टू। जो ड्वार्फिज्म है, ड्वार्फिज्म का मतलब क्या होता है, ड्वार्फिज्म का मतलब होता है बौनापन। ठीक है। जो ह्यूमंस के अंदर बौनापन हमें देखने को मिलता है, जिनकी हाइट छोटी रह जाती है, उन ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, हार्मोन की कमी हो जाती है। तो अब इसमें कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो सबसे पहले देखो, बॉडी के लिए कौन कितना लंबा है, कौन कितना छोटा है, किसकी हाइट ज्यादा है, किसकी हाइट कम है, उसके लिए एक ही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है,
वो कौन सा है, ग्रोथ हार्मोन। अगर बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में जो ह्यूमंस है वो लंबे होंगे, और ग्रोथ हार्मोन अगर कम होगा चाइल्डहुड में यानी बचपन में, तो जो हाइट है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसमें थायरोक्सिन ग्लैंड, थायरोक्सिन हार्मोन और एड्रेनलिन हार्मोन से तो कोई लेना देना नहीं है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन। बी ऑप्शन में बोला गया है लेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, यानी ग्रोथ हार्मोन का कम सिक्रीट होना, और डी में बोला गया है एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, यानी ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा सिक्रीट होना। तो बौनापन है यानी ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें बोला गया है लेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। कौन सी हमारी इसमें से करेक्ट डायरेक्शन है जिससे हम जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को शो करते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को शो करने के लिए जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन दिखा रखा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, साइनेप्स की। साइनेप्स क्या होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच का गैप होता है, और उसी गैप के अंदर जो हमारे सिग्नल्स है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ऐसे कौन से यहाँ पे जो हमारा डायग्राम है वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में किसको शो कर रहा है, न्यूरॉन को। तो देखो क्या हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ए वाले ऑप्शन में बोला गया है डेंड्राइट से, दिस वन, हाँ, तो एक्सोन से डेंड्राइट्स की तरफ, यहाँ पे जो सिग्नल है वो कहाँ से जा रहा है, एक्सोन से डेंड्राइट्स की तरफ। और ये वाली जो फिगर है वो क्या हो गई, गलत, क्योंकि हमेशा जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो डेंड्राइट से एक्सोन की साइड जाता है। अब यहाँ पे हम देखें तो ये जो दोनों न्यूरॉन है वो गलत तरीके से अटैच है, तो ये हो जाएगा हमारा गलत। सी में आते हैं, सी में क्या बोला गया है, सी में हमें ये बोला गया है, देखो ये क्या है, ये है हमारा डेंड्राइट्स वाला रीजन, और जो सिग्नल है वो डेंड्राइट्स से कहाँ जा रहे हैं, एक्सोन पे। देन इस साइनेप्स की थ्रू अगेन जो हमारे सिग्नल है वो डेंड्राइट्स पे, डेंड्राइट से एक्सोन पे। तो करेक्ट जो हमारे इसमें डायग्राम होगा वो होगा सी। और कभी भी न्यूरॉन्स जो है वो एक्सोन टू एक्सोन अटैच नहीं होते हैं, ठीक है। उनके बीच में जो गैप होता है, साइनेप्स गैप, उसमें एक डेंड्राइट होता है एक न्यूरॉन का, तो दूसरे न्यूरॉन का एक्सोन अटैच होता है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। Question number 14. Name various plants hormones also give their physiological effects on plant growth and development. हमें प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में बताना है और उनके एक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट बताना है प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर। तो देखो सबसे पहले प्लांट हॉर्मोन्स कौन कौन से हैं, प्लांट हॉर्मोन्स है हमारे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, ये सारे क्या है, प्लांट हॉर्मोन्स है। अब अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो जो ऑक्सिन है इसका मेन काम क्या होता है, ये सेल इलोंगेशन को प्रमोट करता है, प्रमोट सेल इलोंगेशन, टिश्यूज टिश्यूज की ग्रोथ में हेल्प करेगा, और फ्रूट की ग्रोथ में भी हेल्प करेगा, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, शूट टिप पे प्रेजेंट होता है, और ये जो ऑक्सिन है ये बेंड होता है टूवर्ड्स द लाइट, बेंड्स टूवर्ड्स लाइट।
नेक्स्ट हार्मोन है हमारे पास इसमें जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन का काम क्या होता है? जिब्रेलिन हमारी स्टेम के इलोंगेशन में हेल्प करता है, सीड जर्मिनेशन में हेल्प आता है और ब्रेक करता है बड की डोरमेंसी को, यानी ब्रेक जो बड की और सीड की डोरमेंसी है उसको ब्रेक करने में हेल्प करेगा। तो इसमें यहाँ पे इसका फंक्शन लिखेंगे, स्टिमुलेट स्टेम इलोंगेशन, इंक्लूड सीड जर्मिनेशन एंड ब्रेक बड डोरमेंसी। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का मेन काम क्या होता है? ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है और ये क्या करता है? डिले करता है एजिंग को प्लांट्स के अंदर। प्रमोट सेल डिवीजन एंड डिले एजिंग। नेक्स्ट हार्मोन है हमारे पास इसमें एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का काम क्या होता है? ये ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करते हैं और प्रमोट करते हैं डोरमेंसी को। साथ ही साथ जो प्लांट के अंदर फॉलिंग ऑफ लीव्स होता है, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स होता है, वो भी कौन से हार्मोन्स के थ्रू होता है? एब्सिसिक एसिड्स के थ्रू। इनहिबिट्स ग्रोथ एंड प्रमोट्स डोरमेंसी। इट इज रिस्पॉन्सिबल इट इज also responsible for the falling of leaves, fruits and flowers। लास्ट हार्मोन हमारे पास इसमें है क्या? इथाइलिन। इथाइलिन एक हमारा गैसियस हार्मोन होता है जो फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है और साथ ही साथ ये प्लांट्स के अंदर रिस्पॉन्स करता है स्ट्रेस के लिए। गैसियस हार्मोन involved in ripening and responses to क्वेश्चन नंबर 15 कॉलम ए एंड कॉलम बी। ठीक है, हमें कॉलम ए टर्म्स को कॉलम बी के टर्म्स से मैच करना है। तो देखो, ए में हमारे पास क्या दे रखे? सारे रिसेप्टर्स की लोकेशन गिवन है। तो फर्स्ट ऑल्फैक्टरी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हमारा प्रेजेंट होता है स्मेलिंग। तो नोज किसका हो गया? बट ए। डी है हमारे पास थर्मो रिसेप्टर्स जो टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी थर्मो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होगा? हमारा स्किन में। है गचेटरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। डी है हमारे पास फोटोसेप्टर, यानी जो लाइट्स के लिए होता है रिस्पॉन्सिबल, यानी आई क्या हो गया? उसकी लोकेशन। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल्स? क्या बोला गया है? किस तरीके से केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है किसके अंदर? एनिमल्स के अंदर, हमें ये बताना है। तो देखो, केमिकल कोऑर्डिनेशन जो एनिमल्स के अंदर होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जो हार्मोन या केमिकल मैसेंजर का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर हम इसके आंसर की बात करें तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन एनिमल्स
chemical coordination is coordinated by hormones, the organ system responsible for the synthesis and regulation of these hormones is known as the is known as the endocrine system. Hormones are secreted in very less amount by the by the endocrine glands. These glands being डक्टलेस, ये जो ग्लैंड्स होते हैं हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो डक्टलेस होते हैं. इनके जो सिक्रीशंस हैं, द सिक्रीशंस डायरेक्टली मिक्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम. The blood stream from there it moves to a specific target organ where it shows its effects. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ग्रोथ हार्मोन जो है वो कौन सी ग्लैंड से सिंथेसाइज होता है, वो है हमारा इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड. क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द मेजर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, मेंशन द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. हमें बताना है कि ब्रेन के कौन कौन से मेजर पार्ट्स है और उनके फंक्शन को यहाँ पर हमें मेंशन करना है. तो देखो, ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन. अब अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, फोर ब्रेन की. तो फोर ब्रेन क्या है, फोर ब्रेन हमारा एक क्या कौन सा पार्ट होता है ब्रेन का, थिंकिंग पार्ट होता है. और ये सबसे लार्जेस्ट सेक्शन होता है पूरे ब्रेन में. ठीक है, पूरे ब्रेन में 3 पार्ट्स है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन. तो इसमें जो फोर ब्रेन है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है. इसके अंदर इंक्लूड होता है हमारा सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस, ठीक है. ये सारे कौन से एक्शंस को कंट्रोल करता है, जितने भी हमारे वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है. वॉलेंट्री एक्शंस जैसे थिंकिंग हो गया, सोचने में, मेमोरी हो गई हमारी, इमोशंस हो गए, इन सबको कंट्रोल करने का. सेंसरी इंफॉर्मेशन हो गई, साथ ही साथ सेंसरी इंफॉर्मेशन मतलब हियरिंग, सुनने का, हियरिंग, साइट, देखना, टच करना, इन सबको कंट्रोल कौन करता है, फोर ब्रेन. नेक्स्ट है हमारे पास इसमें मिड ब्रेन. मिड ब्रेन की बात की जाए, ये लोकेटेड होता है, लोकेटेड बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन.
फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब दूसरा, ये हेल्प करता है सेंसरी और मोटर फंक्शन में। मेन फंक्शन इसका क्या है? हेल्प्स इन सेंसरी एंड मोटर फंक्शन। बेसिकली ये हमारा रिस्पॉन्सिबल भी होता है, जो भी हमारे मोटर फंक्शन में, जो हमारे विजन रिलेटेड फंक्शन हो गए और साथ ही साथ जितने भी हियरिंग रिफ्लेक्सेस होते हैं उसके लिए। एंड लास्ट है हमारे पास इसमें हाइंड ब्रेन। अगर हाइंड ब्रेन की बात की जाए तो हाइंड ब्रेन के भी थ्री पार्ट्स होते हैं। एक है हमारा इसमें सेरिबेलम, दूसरा है पोन्स और तीसरा है हमारा इसमें मेडुला ऑब्लंगेटा। अब जो हमारा इसमें सेरिबेलम वाला रीजन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है पोस्चर और बैलेंस के लिए, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। पोन्स का मेन काम होता है रेस्पिरेशन में रेगुलेशन करने के लिए, रेगुलेट रेस्पिरेशन। वहीं अगर हम मेडुला ऑब्लिंगेटा की बात करें तो ये जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस जैसे वॉमिटिंग हो गया, हार्ट हार्ट रेट हो गया, स्वेलोइंग हो गया, स्वेलोइंग, ब्रीथिंग, इन सबको कंट्रोल कौन करता है? हमारा मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो देखो एक छोटे से क्वेश्चंस के थ्रू किस तरीके से जितना भी ह्यूमन ब्रेन वाला पार्ट है वो हमारा यहाँ पे कवर अप हो गया। कुछ क्वेश्चंस और बचते हैं हमारे इसमें। 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की थी हमने लेक्चर की शुरुआत में, जिसमें हम ऑलमोस्ट अपने 17 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम उनकी तरफ चलते हैं। तो 18 क्वेश्चन में हमसे बोला गया है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हाउ आर दी components ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोटेक्टेड। हमसे बोला गया है कि सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं और हमें बताना है कि ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। तो देखो अब यहाँ पे बात की गई है सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। अब हम इन्हें शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? यहाँ पे पूछा गया है सीएनएस और पीएनएस के बारे में। सीएनएस का नाम क्या हो गया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और पीएनएस का नाम क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। अब जो हमारा सीएनएस है, सीएनएस में हमारे कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड होते हैं? इसमें होता है हमारा ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। और जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसमें क्या होता है? स्पाइनल नर्व्स प्लस क्रेनियल नर्व्स। यानी इसमें से जितनी भी सीएनएस से होकर के नर्व्स होंगी वो सब किसके अंदर आती है? हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट हमसे पूछा गया है हाउ आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोटेक्टेड। यानी तो जो हमारा ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है इसको प्रोटेक्ट कौन करता है? तो याद हो जब हमने चैप्टर को करा था तो उसमें एक हमने स्पाइनल कॉर्ड को और ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए किसका बताया था? बोन का कॉम्बिनेशन बताया था, मेम्ब्रेन्स बताई थी, फ्लूइड बताया था। तो अगर हम यहाँ पे बोन की बात करें तो वो कौन सी बोन है? ब्रेन के लिए है हमारा स्कल। ठीक है। अब जो ब्रेन है वो किससे प्रोटेक्ट होता है? स्कल से। इस स्कल को हम क्रेनियम भी बोलते हैं। और साथ ही साथ ये जो ब्रेन है वो कुशन्ड होता है सीएसएफ से। सीएसएफ क्या है? सीएसएफ है हमारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब बात की जाए अगर हम अरे यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड की,
तो जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो किसके थ्रू प्रोटेक्ट होता है? वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू। और साथ ही साथ ये भी कुशन्ड होता है, कुशन्ड बाय CSF यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, अब एक चीज और, हमारी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के ऊपर क्या होती है? मेनिंजिस होती है। मेनिंजिस क्या है? मेनिंजिस हमारी मेम्ब्रेन है जिसके अंदर हमारा CSF फ्लूइड यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 19, अ डॉक्टर एडवाइज अ पर्सन टू टेक एन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन बिकॉज। तो देखो क्या बोला गया है कि जो एक डॉक्टर है वो अपने पेशेंट को एडवाइस करता है कि वो किसके इंजेक्शन ले? इंसुलिन के इंजेक्शन ले। तो सबसे पहले इंसुलिन का काम क्या होता है? ये क्या करता है? लो ब्लड शुगर लेवल, ब्लड के शुगर लेवल को क्या करता है? लो करने का काम करता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या है? ए में बोला गया है हिज ब्लड प्रेशर वॉज लो, उसका ब्लड प्रेशर क्या है? लो। नहीं, इंसुलिन का ब्लड प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है। बी, हार्ट वॉज बीटिंग स्लोली, ऑप्शन नंबर बी भी हमारा रॉन्ग हो गया। सी में बोला गया ही वॉज सफरिंग फ्रॉम गोइटर, गोइटर के केस में हमारा थायराइड ग्लैंड काम करता है जिसमें थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा रिलीज हो जाता है। एंड डी में बोला गया है शुगर लेवल इन ब्लड वॉज हाई, जब उसका शुगर का लेवल ब्लड के अंदर बहुत हाई होगा तो उस कंडीशन में उसे इंसुलिन लगाने के लिए डॉक्टर बोलेंगे ताकि उसके ब्लड के शुगर लेवल को कम किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट विल हैपन इफ इनटेक ऑफ आयोडीन अवर डाइट इज लो। क्या होगा अगर हम अपनी डाइट में आयोडीन का जो इनटेक है उसको कम कर दें? तो देखो होगा क्या उस कंडीशन में? जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो क्या करता है? अपने अंदर से थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है जो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो, फैट का हो, प्रोटीन का हो। और आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर इस वजह से, ताकि वो आयोडीन, देखो आयोडीन क्या करता है? आयोडीन ये ऐसे समझो, जो आयोडीन है वो कमांड फेंकता है किस पे? थायराइड ग्लैंड पे, ताकि जो हमारा थायरोक्सिन है वो अपने अंदर से रिलीज कर सके। अब थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होगा तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छे रेट से होगा। अगर हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन नहीं जाएगा, आयोडीन नहीं जाएगा तो थायराइड ग्लैंड वर्क नहीं करेगा। या तो इसको हम ऐसे चार्ट के थ्रू समझे, आयोडीन क्या करता है? थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि उसके अंदर सा कौन सा हार्मोन निकले? थायरोक्सिन हार्मोन निकले। अब जब ये ग्लैंड, आयोडीन बॉडी के अंदर होगा ही नहीं तो थायराइड ग्लैंड काम करेगा नहीं, उसके अंदर से थायरोक्सिन हार्मोन निकलेगा नहीं। तो इससे जो हमारा मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है शरीर के अंदर होगा नहीं, तो हमारी बॉडी में कौन सी डिजीज हो जाएगी? गॉइटर डिजीज हो जाएगी, जिसमें जो हमारा नेक वाला रीजन है वो कैसा हो जाता है? स्वेलो हो जाता है, बहुत ज्यादा फूला हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे कि द थायराइड ग्लैंड secretes the hormone thyroxine which controls the rate of metabolism of carbohydrates, fats and proteins in the body. Iodine is required for the iodine is required for the
release of thyroxine from the thyroid gland if the iodine is deficient. If the iodine is deficient, thyroxine hormone will be deficient in the body and and will cause goiter, जिसकी वजह से कौन सी डिजीज हो जाएगी, गोइटर डिजीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट हैपेंस एट द साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। अब उसमें होता क्या है, तो उसमें जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो रिलीज होते हैं फर्स्ट न्यूरॉन से, जो बाइंड करते हैं सेकेंड न्यूरॉन के रिसेप्टर्स के साथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द फर्स्ट न्यूरॉन which then bind to which then bind to receptors on the second neuron. Question number 22, what are reflex action? Give two examples. Reflex explain a reflex arc. तो देखो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, इसके दो हमें एग्जाम्पल देने हैं और हमें क्या करना है, रिफ्लेक्स आर्क को भी एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले अगर हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें तो ये हमारा एक रिफ्लेक्स एक्शन इज अ सडन स्पॉन्टेनियस, तेजी से, ऑटोमेटिक, अपने आप, और कैसा रिस्पॉन्स है, एक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है। किसके लिए, स्टिमुलस के लिए, यानी स्टिमुलस में हमारी कोई भी बॉडी हो सकती है। साथ ही साथ इट इज एन इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स एज इट इज कैरिड आउट, as it is carried out without any conscious efforts by the brain। ठीक है, and the path along which the action is carried out is called the रिफ्लेक्स आर्क। और वो पाथ जिसके थ्रू ये पूरा एक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। अब अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल है सडन विड्रॉ ऑफ हैंड while it comes to while it comes in contact with a hot object। जब भी हमारा हाथ किसी हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है तो हम तुरंत अपने हाथ को हटा लेते हैं, वो भी हमारा एक रिफ्लेक्स एक्शन हुआ। और
उसके लिए जो भी पाथ फॉलो होगा उसे हम रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे। और दूसरा है नैरोविंग ऑफ प्यूपिल, नैरोविंग ऑफ द प्यूपिल ऑन एक्सपोजर टू ब्राइट लाइट। जब आंखों में ज्यादा तेज रोशनी पड़ती है तो हम अपनी आंखों को क्या कर लेते हैं, छोटा छोटा मतलब छोटी सी कर लेते हैं, यानी अपने प्यूपिल के साइज को क्या कर लेते हैं, नैरो कर लेते हैं। तो वो भी क्या है, हमारा एक रिफ्लेक्स एक्शन का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 23, नर्वस एंड हार्मोनल सिस्टम्स टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिसे बोलते हैं। तो हमसे इसमें बोला गया है कि जो हमारा नर्वस और हार्मोनल सिस्टम है ये दोनों मिल करके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। हमें इस स्टेटमेंट को क्या करना है, जस्टिफाई करना है। तो देखो, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनके अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है वो दोनों के थ्रू होता है, नर्वस सिस्टम के थ्रू भी और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू भी। जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनाते हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम तक जाएंगे। फिर एंडोक्राइन सिस्टम अपने अंदर से केमिकल मैसेंजर यानी हार्मोन को रिलीज करेंगे। अब ये जो हमारे हॉर्मोन्स हैं वो क्या करते हैं, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे ले, इमरजेंसी की कंडीशन में जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो उसको डिटेक्ट करता है, जिसके अंदर से स्टिमुलस है वो रिसीव होता है हमारे सीएनएस पे यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जो मैसेज भेजते हैं इफेक्टर को, जिससे हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलता है। और उसी सेम टाइम पे हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है वो एड्रिनल ग्लैंड को भी एक्टिवेट करता है, और एक्टिवेट करने से उसके अंदर से एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, डायलेशन ऑफ प्यूपिल, ये सब क्या होता है, अपने आप इंक्रीज होने लगता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ह्यूमन बींग्स, इन ह्यूमन बींग्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और ब्रॉट अबाउट बाय बोथ the nervous system, the nervous system and endocrine system. The nervous system works by the generation and transmission of electrical impulses, while the endocrine system works by secreting chemical messengers called hormones. These systems complement the action of each other to control and coordinate different functions in our body.
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, आंसर द फॉलोइंग, जिसमें ए पार्ट में बोला गया है नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड विथ ब्रेन। हमें उस एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम बताना है जो ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होती है। तो वो कौन सी ग्लैंड है? वो है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। बी है विच ग्लैंड सिक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम एज वेल एज हार्मोन। ऐसी कौन सी ग्लैंड है वो डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ साथ हार्मोन को भी रिलीज करती है? तो वो है हमारी पेनक्रियास, जिसको हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड या फिर मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं। सी है नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड विथ किडनी। हमें उस ग्लैंड का नाम बताना है जो किसके साथ एसोसिएट हो? किडनी के साथ। तो वो कौन सी ग्लैंड है? हमारी एड्रिनल ग्लैंड। डी है हमारे पास विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज प्रेजेंट इन मेल्स बट नॉट इन फीमेल्स। वो कौन सी ग्लैंड है जो मेल्स में तो प्रेजेंट होती है बट फीमेल्स में नहीं होती? तो वो है हमारी इसमें टेस्टिस ग्लैंड, जो अपने अंदर से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करती है। लास्ट आज का हमारा क्वेश्चन बचा आज के लेक्चर में। हम ऑलरेडी 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट और बहुत इजी सा क्वेश्चन है जिसको हम काफी बार अपने लेक्चर के अंदर रिपीट करते आए हैं, जिसमें बोला गया है जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज। दो न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है हमारा सेल जंक्शन, बी है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, सी है न्यूरल जॉइंट और डी है हमारा इसमें साइनेप्स। तो दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहते हैं? वो है हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी, यानी साइनेप्स। तो यहाँ पे आज हमारा लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है, जिसके अंदर हमने अपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया है। अब इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए हमने अपने बेसिक से लेके जितने भी एडवांस के कॉन्सेप्ट्स थे उनको क्वेश्चंस के टर्म्स में समझने की कोशिश की है। तो देखो, हमने यहाँ पे प्लांट हार्मोन भी पढ़ लिए, हमने यहाँ पे ह्यूमन बींग्स के अंदर यानी एनिमल्स के जो हार्मोन्स हैं उनको भी पढ़ लिया है। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के थ्रू हमने ब्रेन, उसके पार्ट, उसके फंक्शन को भी समझा है। साथ ही साथ जितने भी छोटे छोटे हमारे केस बेस्ड स्टडी के भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, हमने वो भी यहाँ पे सॉल्व आउट किए हैं। तो इसी तरीके से इम्पोर्टेंट सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें होगा हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस।